जी मैडम। अशु, हेलो। 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 सर। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। कहीं ଆସୁନି Yes, sir. କିଛି। हेलो सर। हाँ नमस्कार, किए सब कौच कौन? सर मैं सस्मिता सर परिड़ा हूँ ओडिशा से। अच्छा मैं ठीक है, रचना वेरी गुड। कुमारी, उड़ीसा से, कटक से। बहुत हाँ, बहुत अच्छा। मैं ले बुद्धमाता साहू केंद्रीय विद्यालय से अच्छा। पारादीप। अच्छा। सर मैं सलमा खातून भद्रक से। ओके। सर मैं सपना श्रीवास्तव दिल्ली से। हाँ, सपना, आप मुझे सुन पाते हैं? जी सर। आप हेलो, हिंदी नहीं बोल? सर यस सर। मुझे भद्रक सुन से। पा रहे यस हैं हाँ या सर। नहीं? सर, हम सब जी हाँ लोग जी। आपका अरे मेरी आवाज पहुंचती है तो? हाँ हाँ यस सर, सर। हाँ आवाज सर। जी आती सर। है। मुझे देख पाते हैं? नहीं नहीं सर। नहीं सर, सर। नो सर, नो का वीडियो ऑन वीडियो नहीं है। ऑफ है। सर कैमरा मुझे ऑन देख नहीं कीजिए। पाते हैं क्यों? क्या सर? कैमरा ऑन कीजिए सर। प्रॉब्लम क्या है भाई? सर जी, आप कैमरा ऑन सर का। आपका कैमरा ऑफ है, आप कैमरा ऑन कैमरा कीजिए। ऑन नहीं है। नहीं कैमरा, सर, आपका कैमरा ऑफ है। ये वाला कैमरा है क्या है तो? अभी अभी देख यस पाते हैं सर। क्या? हाँ सर, हाँ हो जी। गया। यस सर। यस सर। हेलो। अभी आ रहा है हाँ सर। जी सर, सर, हो दिखाई गया। दे रहे हैं। अभी अभी आप देख पाते हैं? हाँ जी सर। सर, जी हाँ। सर। जी सर। नहीं, मेरा चेहरा दिखता है तो? हाँ हाँ जी यस सर। 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 समस्या है। हाँ, जी सर, भले दिख रहा है। ही मुझे भले ही मुझे ना देखे, लेकिन पाठ अवश्य सुने। हाँ सर, जरूर जरूर। जी सर। ओके। ये आधुनिक हिंदी काव्य जो है, MS2 का हाँ जो सर। ब्लॉक 1 है, उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। जी आधुनिक सर। हिंदी कविता, MS2 टू। ब्लॉक 1। ठीक है। और ये जो यूनिट 1 जो है, यानी इकाई 1, इसमें है भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य। आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य पर चर्चा करेंगे। ठीक। ओके। यस सर। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी जो कविता है, आधुनिक हिंदी काव्य का प्रारंभ हुआ था 19वीं सदी में। और आरंभकर्ता जो है, मतलब फाउंडर, बिल्कुल, है, आरंभ करने वाले प्रवर्तक, मुख्य प्रवर्तक हैं, उनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। 19वीं शताब्दी। और प्रवर्तक है मुख्य भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसको आप याद रखें। भारतेंदु युग से पहले हिंदी की कविता जो है, उससे भी हमारा परिचय है। माने भारतेंदु से पहले भी हिंदी कविता का की उपलब्धि मिलती है। हिंदी कविता को हम जानते हैं। तो मेरा ये कहना है, जब रीति काव्य आ गया, उसके नाम से फिर जाना गया। जो कविता है उसको रीति कविता से, रीति काव्य से जाना गया। उसका जो स्वरूप है, उसकी जो व्यवस्था है, संरचना है, ठीक है, ये दोनों दृष्टियों से रूढ़िबद्ध है। रूढ़िबद्ध है दोनों दृष्टियों से। माने श्रृंगार परक है। और सामंत वर्ग जो है, सामंत वर्ग, इनका अनुरंजन करने वाला जो काव्य है, उसको हम ऋतिक काव्य कहा करते हैं। समझ गए? तो इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, ये जो चिंताएं हैं, ये जो विषय है, इनके ऐसे कोई संदर्भ नहीं है जिनसे हम उस कविता को कोई महत्व दे सके। तो हालांकि इस और भक्ति भी है, नीति भी है, वीर रसात्मक कविताएं भी है। ठीक है। तो इस प्रकार भक्ति, वीर, नीति काव्य
की रचनाएं होती रही उस समय। लेकिन क्या हुआ, मुख्य धारा जो है रीतिबद्ध काव्य या कविता, ये मुख्य धारा रीतिबद्ध कविता की रही। तो आधुनिक युग में हिंदी कविता जो है, इसका जो विषय है, इसका जो रूप है, भाव है, ये सब भाषा है, ये सब धीरे धीरे परिवर्तन होता गया। कविता जो रीति काव्य कविता जो है, रीतिबद्ध कविता है, ये दरबार में इनकी प्रशंसा खूब होती, क्योंकि ये कविताएं श्रृंगार पर कविताएं, इसलिए कविता दरबारों से निकल गई और दरबारों से निकल कर सीधा हमारे पास पहुंच गई, यानी आम जनताओं के पास, लोगों के पास, साधारण जो जन समुदाय है उसके पास आके कविता पहुंच गई। तो इसमें प्रयास किया गया कैसे दरबार से कविता निकलकर आम जनता के पास पहुंच जाए। इसका जो प्रयास होता रहा, कई हिंदी साहित्यकारों ने इसका प्रयास किया, लेकिन मुख्य जो है वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अग्रदूत है, सूत्रधार है और मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं। इसलिए तो मेरा ये कहना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही ये प्रयास किया, अदम्य प्रयास, उत्तंग प्रयास, ठीक है, उदात्त प्रयास। ये हम लोग नहीं कर सकते, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया कि कैसे कविता आम आदमी, साधारण व्यक्ति, साधारण जन समुदाय उनके पास पहुंच जाए और उसका हम लोग उठाए, लाभ उठाए। तो ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो नाटक है, निबंध है, कविता है, ये सब कई साहित्यिक विधाओं पर उन्होंने कलम चलाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खाली कविता नहीं लिखी, उन्होंने नाटक लिखा, निबंध लिखे, कई बहुत बड़े कवि रत्न भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो एक कवि के रूप में उनका जो व्यक्तित्व है वो काफी निखरता है, वैविध्यमय, बहुआयामी है, यानी बिल्कुल सर्वगुण संपन्न कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र, वैविध्यमय, बहुआयामी और विकसनशील, विवेचनशील, बड़े विचारक। उन्होंने हर साहित्य के हर क्षेत्र में, साहित्य के हर क्षेत्र में उन्होंने कलम चलाई, विकास किया। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लगभग 70 के करीब काव्यात्माओं का, काव्य ग्रंथों की रचना की है। 70, लगभग 70 यानी 70 काव्य ग्रंथों की रचना की है। तो इसमें परंपरा का सम्मान है, कणानंद है, बिहारी है, सूरदास है, ये जो है परंपरा को उन्होंने महत्व दिया है, संस्कृति को महत्व दिया है, बुनियादी को महत्व दिया है। इसमें भक्ति है, प्रेम है, सौंदर्य है, श्रृंगार है, सब कुछ है। तो भक्ति, श्रृंगार, प्रेम आदि पर उन्होंने रचनाएं की हैं। उन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। तो इसमें भारतेंदु का जो है भक्ति परक काव्य, उन पर हम पहले देखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का भक्ति परक काव्य, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, एक तो है 19वीं शती में आरंभ, और इससे पहले कविता थी, रीति
बद्ध कविताएं थी, दरबार में कविताओं की प्रशंसा होती, राजा महाराजा, अ, सम्राट, ये लोग उनकी तारीफ करते थे। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे महान साहित्यकार के कारण, प्रयास के कारण, ये साधारण लोगों की कविता होने लगी, दरबार से निकलकर। ये मैंने कहा, तो कवि के रूप में उनका जो व्यक्तित्व है वह अत्यंत प्रभावपूर्ण है, वैविध्यमय है, बहुआयामी है। यानी विभिन्न पक्षों पर, विभिन्न आयामों पर उन्होंने सभी को बताया है। तो उन्होंने कविता, नाटक, कृष्ण आलोचना आदि कई विधाओं पर उन्होंने कलम चलाई। तो इस प्रकार उनकी लगभग रचनाएं जो है वो 70 के आसपास है। अब मैं आपको उसका ये थोड़ा उपक्रम हो गया, भूमिका हो गई। अब हम आपको ले चलते हैं कि किस प्रकार सर वीडियो और फोटो दोनों चली गई आपकी। पर्याप्त मात्रा सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। काव्य रचनाएं उन्होंने मजबूत उन्होंने लोक साहित्य को महत्व दिया है, उन्होंने लोक साहित्य को महत्व दिया है, संगीत की परंपरा को महत्व दिया है। तो ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, इन्होंने अपनी कविताएं जो कविताएं उन्होंने रचना की है, उनमें भक्ति का मुख्य अर्थ क्या है? भक्ति जो है वे एकांतिक है, भक्ति में समानता नहीं है। आपकी भक्ति और मेरी भक्ति के प्रति आप कितने समर्पित हो जाते हैं, निकट हो जाते हैं भक्ति के, भगवान के। तो आप में अगर समर्पण की भाव नहीं है, भक्ति के बारे में सोचते हैं, तो आप में भक्ति जागेगी नहीं। भक्ति को जगाने के लिए व्यक्ति को अपने आप को भूलना चाहिए। तो भक्ति परक जो कविताएं हैं, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, उन्होंने कविताओं में ईश्वर का गुणगान किया है, भगवान का गुणगान, भगवान के सौंदर्य का गुणगान, भगवान के रूपों का गुणगान। ये जो है धर्म की जो दार्शनिक मान्यताएं है, ये कविताओं में प्रस्फुटित होती है। तो इस प्रकार भक्त सर्वस्व है उनकी कविता। 1870 ईस्वी में जो कविता है भक्त सर्वस्व, इसमें राधा और कृष्ण के प्रति भक्ति भाव की व्यंजना है। वैशाख महात्म्य में आप प्रत्येक रचनाओं को आप लिखेंगे, उसका नाम और कब इसकी रचना हुई। मान लीजिए कब आपकी इसकी रचना हुई थी, आप भूल गए तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन आप अवश्य भक्ति परक जो काव्य है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो काव्य लिखे हैं, उन काव्यों को आप अवश्य एक सूची में, एक तालिका बना दें। भाई जैसे वैशाख महात्म्य 1872 ईस्वी में लिखी गई, वैसे छद्म लीला
1873 में, प्रेम मालिका 1871। तो ये जो है दैन्य प्रलाप 1873 में। तो इस प्रकार आप राधा कृष्ण के प्रेम की जो कविताएं हैं, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रचना की है, आप एक सूची बना देंगे भारतेंदु ने क्या लिखा है, उनकी क्या क्या रचनाएं हैं और कब उन्होंने लिखी है। यदि आपको याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, कम से कम आप 5-6 रचनाओं के नाम अवश्य याद रखें। और आप क्या करेंगे, जो आपको सहज लगता है उनमें से कुछ पंक्तियां, आजकल तो इंटरनेट में सब कुछ उपलब्ध है, आप कहीं से भी, आप +2 की किताब से हो, +3 की किताब से हो, कहीं से भी आप भारतेंदु की रचनाओं की कुछ पंक्तियां, कम से कम कविता की 4-6 पंक्तियां आप याद रखेंगे और उसको अलग नोट करके रखेंगे। और जब भारतेंदु पर अगर प्रश्न पूछा जाता है, भारतेंदु के काव्य पर, तब आप उसको पेपर में कोट करेंगे, उद्धरण चिन्ह देंगे और उसका अर्थ भी थोड़ा व्याख्या कर देंगे, तो इसमें मार्क अधिक मिलता है। और खाली गप्पे लड़ाने से अंक कम मिलता है, याद रखें। हम आगे चलते हैं। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, बंगाल से एक नवजागरण की भावना उत्पन्न हुई, सामाजिक धार्मिक नवजागरण की लहर उठने लगी। इसमें धार्मिक काव्य परंपरा का अनुपालन हुआ, धार्मिक सामाजिक सुधारवादी आंदोलन जो है उसमें धर्म की रूढ़िवादिता पर प्रश्न उठने लगे, अंधविश्वास पर, धर्म पर, इस प्रकार कई सामाजिक कुरीतियों का खंडन करने के लिए समाज सुधारक, साहित्यकार, बड़े बड़े रचनाकारों ने प्रयत्न किया कि भाई ये अंधविश्वास जो है, कुसंस्कार है, इनको हटा दिया जाए, इनका विरोध किया जाए। तो समाज सुधारक जो नेता थे, उन लोगों ने काफी प्रयास किया। भारतेंदु का जो वैयक्तिक परिचय है, उनका जो संपर्क है, ये मान्यताओं के खिलाफ उन्होंने जोरदार कविताएं लिखी कि ये जो कुसंस्कार है, अंधविश्वास है, कई कुरीतियां उस समय जो थी, उनके खिलाफ इन लोगों ने आवाज उठाई, और वो भी विशेषतः कविताओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से। तो इस प्रकार भारतेंदु ने लिखा है, अहं ब्रह्म सब सुमूरख भाग है, ज्ञान गरुड़ बढ़ाए। अहं ब्रह्म सब मूरख भाग है, ज्ञान जरूर बढ़ाए। तनिक चोट की लगत उठत है, रोई रोई करी। जो तुम ब्रह्म चोट के ही लागी, जो तुम ब्रह्म चोट के ही लागी, सही तजो क्यों प्राण हरिचंद्र। हासी नहीं है करो ज्ञान विधान। तो ये जो भक्ति परक कविताओं की जो पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों पर आप ध्यान दें। इस प्रकार भारतेंदु ब्रह्म समाज की जो धार्मिक मान्यताएं हैं, मूर्ति पूजा का जो विरोध हुआ, तो सामाजिक सुधार की जो मान्यताएं हैं, ईश्वर जीव की भिन्नता है, बलि प्रथा, जो बलि चल रही थी, बलि दी जा रही थी मंदिरों में ठकुराइन के सामने, तो ये बलि प्रथा का विरोध हुआ। और कैसे ये जो ईश्वर की पूजा, ईश्वर की आराधना, जैसे ब्रह्म समाज, सामाजिक आंदोलन, ये सब इनके पक्षधर। विधवा विवाह, विदेश गमन, ये जो अंतरजातीय विवाह आदि को इन्होंने अपनी स्वीकृति दी। भारतेंदु ने विधवा क्यों विवाह नहीं करेगी,
विधवा, उसका पति चल बसा, कोई बात नहीं, उसकी वो शादी और कर सकती है? तो इस प्रकार भारतीय हिंदू की विभिन्न धर्मों के बारे में लिखी हुई जो है कविताएं, इसमें जैन, सिख, इस्लाम आदि धर्मों के महत्व को भी या महत्व पर भी बल दिया गया है। जैन, सिख, सारे धर्मों को उन्होंने, भारत हिंदू ने अपनी कविताओं में देश और समाज की उन्नति के लिए उन्होंने कविताएं रचना की, काफी प्रयत्नशील रहे। तो इस प्रकार भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र सभी धर्मों को महत्व देते हुए अच्छे अच्छे आदर्शों को उन्होंने अपनाया। क्या बोला, बत्तल सुबह दे दिया। तो इस प्रकार गुरु नानक सिख संप्रदाय के जो गुरु है, गुरु नानक के बारे में उन्होंने कहा है, बाबा नानक हरि नाम दय पंचन दही उद्धार किया, जग ऊंच नीच जन करी कृपा, एक भाव अपनाई लिए। तो ये जो सभी धार्मिक मतांतरों को उन्होंने आलोचनात्मक दृष्टि से, उन्होंने सब धर्मों की मूल दृष्टि को उन्होंने कहा है कि सब धर्म एक है, सब धर्म एक है, सबके ईश्वर समान है, सबके ईश्वर समान है। और मेरा ये कहना है सभी उन्होंने भारतीय हरिश्चंद्र ने एक ऐसे धार्मिक मार्ग की, भक्ति मार्ग की कल्पना की जिसमें आडंबर नहीं था। ईश्वर भक्ति में कोई आडंबर नहीं रहता है, कोई अहंकार नहीं, आडंबर ही अहंकार है, आडंबर ही अहंकार है। इसलिए आडंबर शून्य जो व्यक्ति होता है वो उसमें भक्ति तुरंत उत्पन्न हो जाती है। तो भक्ति धारा जो है भारतीय की जो धार्मिक कविता है, धर्म संबंधी कविता है, इसमें धार्मिक काव्य की परंपरा को महत्व दिया गया है, जिसमें धर्म निरपेक्षता है, जिसमें समन्वयवाद है, जिसमें आंतरिकता है, घुलमेल है, सभी को अपना सोचना, अपना मानना, सभी को अपने हृदय में स्थान देना ही भक्ति है। तो ये भारतीय हरिश्चंद्र ऐसे प्रकांड कवि थे जिन्होंने धार्मिक काव्य की परंपरा को महत्व दिया है। समन्वयवाद यानी सब में संपर्क है, सब में सबका एक दूसरे के साथ एक हार्दिक, एक आंतरिक रिश्ता है। तो ये भक्ति परक काव्य जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का भक्ति परक काव्य है। अब हम आपको ले चलते हैं श्रृंगार परक काव्य। उन्होंने श्रृंगार परक कविताएं भी लिखी है। भारतेंदु ने प्रकृति सौंदर्य, प्रेम सौंदर्य और सौंदर्य श्रृंगारिक रचनाएं जो है उन्होंने लिखी। प्रेम पर आधारित, प्रकृति पर आधारित और श्रृंगार, तीन शब्द हैं, प्रेम, प्रकृति और श्रृंगार, तीनों पर उन्होंने कविताएं लिखी हैं। तो भक्ति के क्षेत्र में सूरदास और श्रृंगार के क्षेत्र में बिहारी उनके प्रिय कवि हैं। प्रिय कवि जो है बिहारी, ये श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और सूरदास भक्ति के श्रेष्ठ कवि, कृष्ण के बाल्य लीला का जो वर्णन करते हैं सूरदास जैसा और कोई नहीं करते हैं। तो ये जो है 12 मासा, होली, ये आदि पर उन्होंने भारतेंदु की कविता है। लेकिन रीतिबद्ध कवियों की भांति
ऋतिवन कवि जैसे कविताएं लिखते थे, उनके जैसे भारतेंदु की कविताओं में प्रेम, सौंदर्य और श्रृंगार, ये जो है, इनमें राजा दरबार या मनसबदारों की ये नहीं लिखा गया है। तो इसमें उन्होंने रचनाएं की है, जैसे प्रेम सरोवर 1873 में उन्होंने ये लिखी है, प्रेम तरंग 1877। तो इस प्रकार इनकी जो रचनाएं हैं ये इस श्रेणी में आती है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो प्रेम सरोवर है, प्रेम सरोवर जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रेम सरोवर। तो इसमें ये प्रेम का पंथ ये बहुत कराल, महा तरवारी की धार जिसे कहते हैं। तो इस प्रकार भारतेंदु का प्रेम सरोवर बहुत गहरा काव्य है, बहुत प्रेम कठिन सब से सदा नित्य रस भरपूर। इस रचना की जो पंक्तियां हैं ये बहुत ही प्रभाव प्रेम लीलाओं को, उनके विरह मिलन का उन्होंने चित्र किया है। तो इस प्रकार भारतेंदु की जो प्रेम तरंग है 1877 में जो रचना हुई थी, सर आपके आवाज नहीं आ रहा है। और श्रृंगार पर आवाज नहीं आती है। अभी अभी सुनाई देती है? नेटवर्क को प्रॉब्लम हो रहा है अभी इसमें। अभी सर आप सुनाई देती है? हेलो। जी सर। जी सर, जी सर अभी आ रहा है। अभी सुन पाते हैं? जी जी हेलो। जी आपकी आवाज आ रही है। हेलो। हाँ जी सर, आ रही है, आपकी आवाज आ रही अरे है। आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर, हाँ सुन पा रहे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं थोड़ा और अपनी आवाज को ऊंची कर देता हूँ। ऊंची आवाज आपको करके करने से अभी हम कोई कविताओं के बाद आप हम आधुनिक कविताएं जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, उन पर हम आपको ले चलते हैं। उसमें जो है पहली वह राजभक्ति की कविता है। राजभक्ति की कविताएं जो है भारतेंदु ने प्रथम कविता जो लिखी है महारानी विक्टोरिया के प्रति अल्बर्ट की मृत्यु पर 1861 एडी में इशू में उन्होंने ये लिखा। तो ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो कविता है राजभक्ति पर 1869 में भारत आगमन पर उन्होंने राजकुमार सुस्वागत पत्र लिखा था और भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत खुश हो गए। उन्होंने लिखा है, जाके दरस हित सदा नयना महत व्यास, जाकी दरस हित सदा नयना मरत पियास, शोमुख चंद बिलो की है पूरी शब मन आश। नयन विछाया पुहित आवहु या मग होय, कमल पावड़े ये किए अति कोमल पद जोए। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो समग्र है उसमें एक तो इस प्रकार ये जो राजभक्ति ध्यान देना है आप लोगों को कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ये
राजभक्त नहीं थे, अंध राजभक्त नहीं थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड लीटन के प्रति उनकी जो आलोचनात्मक टिप्पणियां है, इससे ये प्रमाणित होता है ये अंध राजभक्त नहीं थे। आंखें मूंद कर शासकों की प्रशंसा नहीं करते थे, आंखें मूंद के चुपचाप जो कोई कहता है, जो नियम चलता है, शासक जो नियम करते हैं उनको आंखें मूंद कर मानना भारतेंदु हरिश्चंद्र का स्वभाव नहीं था। वो विरोध करते थे, इसलिए कहा जाता है ये अंध राजभक्त नहीं थे। और राजभक्ति पर उन्होंने भी कविताएं लिखी। उसके बाद देशभक्ति 1858 से 1881, 1858 से 1881 तक, यानी जब लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड रिपन के शासन में उन्होंने जनता की जो पीड़ा है, जो वेदना है, जनता का जो दुख है, जो ग्लानि है, उन्होंने उसको समझाया, अपने आप खुद अनुभव किया है और उन पर उन्होंने कविताएं लिखी है देशभक्ति पर। क्लियर? उन्होंने बताया है ये तो समुझत व्यर्थ सब यह रोटी उत्पात, यह तो समुझत सब यह पेट रोटी उत्पात, भारत कोश विनाश को ही अति। सब किताब में आप पढ़ेंगे, कोई बात नहीं इस पर। इसीलिए ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, उन्होंने राष्ट्रभक्ति पर, देशभक्ति पर, राष्ट्रीयता पर उन्होंने कविता लिखी और उनमें प्रत्येक लोग, जो लोग हैं, प्रत्येक जनता जो है, माने लोगों की जो पीड़ा है, गरीब देश की प्रजाओं की जो पीड़ा है, जो उनमें जो दुख है, जो चिंता है, उसको उन्होंने कविता लिखी है। तो पर कविता, राजभक्ति पर कविता और राष्ट्र चेतना पर। राष्ट्र चेतना पर जो कविता है उन्होंने राष्ट्र प्रेम पर भी उन्होंने कविताएं लिखी है। तो उन्होंने लिखा है, देखो सुनो, हाय सोय भारत भूमि भई सब भांति दुखारी, रहो न एक वीर सहस्रन को समझाए। ये जो लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने समय के औपनिवेशक आतंकवाद को पूरी तरह उन्होंने जीकर लिखा है। उन्होंने सिपाही विद्रोह जो है उसको गलत नहीं कहा, बल्कि बताया है कि कितना कठिन काम था, ये कितना कठिन काम था, उस पर उन्होंने। कार्ल मार्क्स जो थे भारतेंदु, कार्ल मार्क्स से समकालीन थे, कार्ल मार्क्स से समकालीन भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। 1857 में जब सिपाही म्यूटिनी हुआ, सिपाही विद्रोह हुआ, तो उसके प्रति उनका जो नजरिया जो है, उनका जो दृष्टिकोण है, उनका जो विचार है, ये भी क्रांतिकारी था। तो मार्क्स ने इस विद्रोह को राष्ट्रीय कहा है, राष्ट्रीय कहकर मर्यादा दी है, और भारतीय हरिश्चंद्र ने इसे कठिन कहा है कि ये कठिन है। तो देश की तत्कालीन जो दुर्दशा है, देश का जो दुख है, जो पीड़न है देश का, भारतेंदु ने यथार्थ चित्रण किया है अपनी कविताओं में, उनका वास्तव चित्रण उन्होंने किया है। तो इस प्रकार आप राजभक्ति, देशभक्ति और राष्ट्रीय प्रेम पर आप लिखेंगे। जब प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे, तो ये जो समाज सुधारक थे, नवजागरण कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो इस पर जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जो प्रश्न है, उन प्रश्नों को, उनका जो महत्व है, उनकी जो कविता है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, कई विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपको घबराने की नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है।
जैसे भारतेंदु की जो कविता है, जो भक्ति पर कविता है, उनकी विशेषताएं, उनकी विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। माने भक्ति पर आधारित से उसमें भारतेंदु ने भक्त समाज सुधारने के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र को आप कैसे जानते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है भारतेंदु हरिश्चंद्र नेटवर्क प्रॉब्लम है, वॉइस नहीं आ रही है कि हमें क्या लिखना है। आपको भक्ति पर, वॉइस नहीं आ राजनीति रही। पर, राष्ट्रीय महत्व पर, इस पर आप लिखेंगे। इसमें 3 मुख्य सर जो आपका है आवाज नहीं आ रही है। सर सर हाँ, फिर क्या सर हुआ? आपका आवाज सुनाई नहीं देती? आवाज नहीं आ हाँ, रही है। हेलो हाँ सर आपका हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, अरे बोलो। हाँ हाँ आवाज नहीं आ रही है। सर आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है सर। सर आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है, वहाँ बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम है, इसलिए जो बोल रहे हैं वो भी वो नहीं सुन हेलो, रहे। हाँ सर, हाँ सर हाँ क्या हुआ? सर आपका क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही थी इसलिए। आवाज नहीं जाती है, क्यों? पता नहीं क्या हो गया। सर नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। हेलो, नेटवर्क इशू है इसलिए। हाँ, नेटवर्क की वजह से। सर नेटवर्क बहुत नेटवर्क स्ट्रांग नहीं है। है। अरे आपकी आवाज तो मुझे सुनाई देती है। हाँ सर अभी बोलो ना, अभी आवाज आ रही है। अभी आवाज आ रही हाँ है? सर, हाँ हेलो, हाँ सर अभी आ आप सुन रही है पाते हैं तो? आवाज, हाँ, अभी आ रही है। या बीच में आवाज आवाज सुनाई नहीं देती, फिर आ जाती, पता नहीं क्या हो रहा है। ये नेटवर्क के सर कारण आपका शायद नेटवर्क है। प्रॉब्लम है इसलिए। हाँ, ये नेटवर्क के कारण है और कुछ नहीं। हाँ सर, तो मेरा ये कहना है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र पर, आप उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र किस प्रकार के कवि हैं उन पर आप लिखेंगे, उनकी विशेषताएं क्या है, भक्ति पर कविताओं की क्या विशेषताएं है, क्या विशेषता है भक्ति परक में, या नीति परक कविताएं क्या है, सौंदर्य परक कविताएं क्या है, श्रृंगार परक कविताएं क्या है, इस पर आपको गौर करना है। और विशेषतः आप एक नोट ऐसे बनाएंगे। मैं अभी ये बताना चाहता हूं कि आप क्या लिखें, कैसे लिखें। वही एक आप क्या करेंगे, एक प्रश्न ऐसे तैयारी करेंगे, प्रश्न के उत्तर, जिससे आप 2-3 प्रकार के प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो भी आप उस प्रश्न को लिख सकते हैं। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए। इसमें क्या है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी काव्य का जो महत्व है, काव्य की जो विशेषता है, उसको एक 3-4 पृष्ठ करके नोट बनाए, बस हो गया। और वो दिमाग में आपके सारी बातें आपके दिमाग में रह जाएगी भारतीय। और उसमें आप जरूर उनकी पंक्तियों का उदाहरण दें, नहीं तो फिर आपको नंबर ज्यादा नहीं मिलेगा। खाली गप्पे लड़ाने से नहीं होगा। और उसको पॉइंट वाइज लिखिए, भक्ति पर काव्य, राजनीति राजभक्ति पर काव्य, धर्म धर्म पर काव्य, राष्ट्रीय चेतना पर काव्य, ऐसे पॉइंट वाइज लिखेंगे, बिंदु करके, टाइटल सब टाइटल करके, तो फिर आपको नंबर ज्यादा मिलेगा। समझ रहे? और बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट इधर उधर मिला जुला के लिख देते हैं। इसको पॉइंट वाइज बिंदु के अनुसार अगर आप पैराग्राफ जो है अनुच्छेद बनाकर लिखें तो इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है और नंबर भी ज्यादा मिलता है। ठीक है, अभी हम जाएंगे मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त के काव्य पर जाए।
राष्ट्रीय जागरण, नव जागरण को उन्होंने महत्व दिया है। उनके काव्य में नारी चेतना को भी महत्व दिया गया है। और मुख्य बात जो है वो है राष्ट्रीय जागरण, वह है राष्ट्रीय जागरण। ठीक है, तो मेरा ये कहना है, जब आप भारतेंदु हरिश्चंद्र और लिखेंगे उसमें मैथिली शरण गुप्त भी हैं, क्योंकि प्राय आप देखेंगे नवजागरण उत्पन्न करने वाले नवजागरण के कवि ये सब होते हैं, क्योंकि इनमें राष्ट्रीय नवजागरण का महत्व प्रतिपादित होता है। तो 1903 से 1904 के आसपास मैथिली शरण गुप्त जो है ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए। 1903 से 1904 के भीतर उनका संपर्क हुआ महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ। फिर वे काव्य की पारंपरिक जो भाषा है, उस समय ब्रज भाषा में कविताएं लिखी जाती, ब्रज भाषा अवधि में, तो रीतिवादी काव्य परंपरा से वे मुक्त हुए। कौन? मैथिली जी। पहले ब्रज भाषा में लिखा करते थे और धीरे धीरे उनकी काव्य परंपरा में परिवर्तन हुआ और वे साहित्य और समाज के जो नए छोरे हैं, नए रिश्ते हैं, उनकी पहचान उन्होंने की। उनकी पहचान उन्होंने की। जो पत्रिका का नाम आपने सुना होगा, सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका ने ही अपने जनतांत्रिक विचारधाराओं जो है, निबंध हो, आलेख हो, इसमें गुप्त जी जो है ये बहुत उनका अवदान रहा है। तो द्विवेदी जी के साथ, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के साथ गुप्त जी का जो संबंध, ये गुरु शिष्य का संबंध था। मैथिली गुप्त जी का महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ जो संपर्क था वो गुरु शिष्य का संबंध था। गुरु शिष्य की परंपरा से वे जड़ित थे। तो इस प्रकार इनका जो काव्य है, ये द्विवेदी से जितने वे प्राप्त हैं उतने किसी और से नहीं। मैथिली शरण गुप्त को महावीर प्रसाद द्विवेदी से, क्लियर, जो द्विवेदी जी से जितने प्राप्त हुए हैं उतने अन्य कहीं से नहीं करेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये कहना है, ये जो गुरु शिष्य का संबंध द्विवेदी जी के कारण, जन जीवन के माहौल के कारण ऐसे हुआ कि गुप्त जी एक सजग कवि के रूप में जाने गए। सरस्वती में जो चित्र दिए जाते हैं, चित्रों के नीचे छापने के लिए एकाध पंक्तियों का सानिध्य रहता है। छपने वाले ये जो चित्र हैं ये महाभारत के प्रसंगों पर भी है। तो राष्ट्रीय चेतना की ये जो परंपरा है ये गुप्त जी को भारतीय युग से मिली। राष्ट्रीय चेतना की परंपरा, राष्ट्रीय चेतना का प्रभाव मैथिली शरण गुप्त पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का पड़ा, महावीर प्रसाद द्विवेदी का पड़ा। तो भारतेंदु युग की जो राष्ट्रीय चेतना थी, गुप्त जी की जो राष्ट्रीय चेतना थी, इन दोनों में हल्का फुल्का अंतर है। तो भारतेंदु युग की राष्ट्रीय चेतना और मैथिली शरण गुप्त की जो राष्ट्रीय चेतना है, इसमें अंतर है, परिस्थितियों में अंतर है। गुप्त जी के समय में, मैथिली शरण गुप्त के समय में अंग्रेजों का चरित्र जो होता था वो खुलकर आता था, पूरा उनके सामने आता था। और उसमें उसका सामना करने के लिए राजनीतिक स्तर पर कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, कांग्रेस। तो राजभक्ति का भारतेंदु युग वाला द्वंद्व नहीं था। इसलिए मैथिली शरण गुप्त जी की जो कविताएं है उनमें राष्ट्रीय नवजागरण का स्वर ज्यादा विकसित हुआ है, ज्यादा उजागर हुआ है, ज्यादा प्रभावित हुआ है, ज्यादा उग्र और आक्रामक रूप से दिखाई पड़े। तो इस प्रकार
मैथिली शरण गुप्त और भारतेंदु हरिश्चंद्र जो युग है उनमें अंतर मिलता है। तो उस समय की कविता है, इस समय कविताओं में भी अंतर है। तो इस तरह से मैथिली शरण गुप्त जी की जो भारत की रचना है, जो समय जिस समय उसकी रचना हुई थी, उस समाज की, देश की, संस्कृति की, परंपरा की, राष्ट्रीय चेतना की, समाज सुधार की जो वर्णन उन्होंने किया है उनकी कविताओं में, ये जाति मूलक सुधार पर कविताएं। इसमें देश का जो गौरव, देश की जो संस्कृति, देश की जो परंपरा, उसको हम वापस लाने का प्रयास मैथिली शरण गुप्त ने किया था और उस आदर्श को उन्होंने अपनाया था, जिस आदर्श से लोग प्रभावित हो सके। तो इस प्रकार मैथिली शरण गुप्त जो है, उनकी जो भारत और भारती जो है वो बहुत लोकप्रिय हुई और आंदोलनकर्ता एक तक इसकी पंक्तियों को गुनगुनाते रहे। आंदोलन करने वाले क्रांतिकारी भी उनकी पंक्तियों को गुनगुना कर आगे बढ़ते थे। इस प्रकार उनमें एक प्रोत्साहन था, प्रोत्साहित मूलक वाणी, प्रेरणा मूलक वाणी, जो शक्ति थी, जो जोश था उनमें, उन कविताओं में। जैसे हे भाइयों सोए बहुत अब तो उठो, हे भाइयों सोए बहुत अब तो उठो, जागो अहो, देखो जहां अपनी दशा, देखो जहां अपनी दशा, आलस्य को त्यागो अहो। हे भाइयों सोए बहुत, तुम बहुत सो गए हो, अब उठो, अब जागो, आलस बन के तुम सो गए हो, देखो जहां अपनी दशा, अपनी स्थिति, आलस्य को त्यागो, तुरंत आलस को त्याग। कुछ पार है क्या क्या समय के उलट फेर न हो चुके, अब भी सजग होगे ना क्या, सर्वस्व तो खो चुके। तो ये जो पंक्तियां है, इन पंक्तियों से गुप्त जी की प्रतिभा की पहचान। मैथिली शरण गुप्त जी की जो प्रतिभा है वो सबसे बड़ी विशेषता है कि वे उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं को, काव्य प्रणालियों को ग्रहण कर चलने की शक्ति है, उस शक्ति को वो अपनी पंक्तियों में भर देते हैं। मैथिली शरण गुप्त इस आधार भूमि पर उन्होंने साकेत, यशोधारा, द्वापर, सिद्धराज आदि बहुत सी कृतियां उन्होंने लिखी। सफलता के कवि हैं, लोकप्रियता के कवि हैं, चर्चित काव्य है उनके, भारत भारती हो, साकेत हो, यशोधारा हो। इसमें दूसरा बिंदु जो है वो है किसान जीवन। मैथिली शरण गुप्त ने किसान जीवन पर महत्व दिया है, किसान जीवन पर उन्होंने महत्व दिया है। तो मेरा ये कहना है, किसान जीवन का जो यथार्थ चित्र होता है, किसान जीवन का जो यथार्थ चित्रण गुप्त जी के बिना संभव नहीं। इसीलिए किसान एक जो खंड काव्य है उनका, मैथिली शरण गुप्त का, इसमें राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार कृषक, किस प्रकार किसान के जीवन को उन्होंने मुख्य प्रश्न बनाया है, मुख्य भूमिका किसान को उन्होंने दी है। फिर किसान जो है उनकी जो पदतर स्थिति है, कौन एक मिनट 987-654। तो मेरा ये कहना है, मैं जो बता रहा था, इसमें जो किसान जो है, इसमें राष्ट्रीय आंदोलन में किसान और किसान के जीवन को उन्होंने मुख्य
प्रश्न बनाया है। उन्होंने कहा है कि जो प्रेरणा है किसानों की, जो किसानों का जीवन जो है वो अत्यंत दुखमय है। अधिक बदतर जीवन स्थिति में जमींदारों का प्रभाव, लूट राज, जमींदार का शोषण, सौदागरों का जो शोषण होता है, तो किसानों के जीवन की स्थिति को उन्होंने किया है। रोजी रोटी की तलाश में किस प्रकार उन्हें घर छोड़कर बाहर निकलना पड़ता है। अनेक किसान जो है, अनेक किसानों का जीवन अत्यंत बदतर था। बड़े कुली बनकर भारत से बाहर फिजी, मॉरिशस, ट्रिनिडाड ये आदि द्वीपों पर भी उनको भेज दिया जाता है। तो ये कई प्रकार की जो किसान खंड काव्य उन्होंने लिखा है मैथिली के। तो किसान खंड काव्य जो इसकी प्रेरणा जो है गुप्त जी को द्विवेदी जी के किसानों की हालत का बयान करने वाले निबंधों से मिली। जो प्रेरणा उन्हें मिली कुछ समय मिली उन्हें, क्लियर। लेकिन देश की जो स्थिति है, देश की जो परिस्थिति है, किसी से छिपी नहीं। भारतीय जीवन की जो आधारभूत आर्थिक नींव जो है वो खेती हो रही, आर्थिक नींव जो है। तो इसका ये कहा गया है कि किसानों की ऐसी हालत, ऐसी स्थिति थी, तो अंग्रेजी सरकार की यहाँ से अन्न, यहाँ से जो चावल विदेशों में ले जाने के लिए भेज दिया जाता है। तो भारती में इसका वर्णन हुआ है। उन्होंने लिखा है, अब पूर्व किसी अन्न की होती नहीं उत्पत्ति, अब पूर्व किसी अन्न होती नहीं उन्नति उत्पत्ति, पर क्या इसी से अब हमारी घट रही संपत्ति है। यदि अन्य देशों को यहाँ से अन्न जाना हो तो देश फिर से संपन्न हो, क्रंदन रूपे आनंद। यहाँ से जो अन्न जाता है, नहीं तो नालिका के ऊपर एक मिनट नालिका राइट साइड हल्का, ठीक है, मतलब जीवा सीधी और ऑन है समझ अच्छे तो भाई बोलेगा सब भी वेरी केयरफुल। और व्हाट डाउ यू समझ और हाउ टू जाएगा। मेरा ये कहना है, नहीं सीखने कॉलेज में यार आउट का नहीं एकदम बोल अच्छा और सही वॉइस पर सीधी से बरगत है। तो मेरा ये कहना है, इस प्रकार किसानों की स्थिति के बारे में, अन्न के बारे में उन्होंने कहा है, अगर यहाँ से चावल, यहाँ से अन्न बाहर ना बेच कर रखा जाए तो फिर हमारे देश के किसान, देश के लोग रोएंगे नहीं। तो ये जो है बाल्य और विवाह में किसान की जो जीवन, किसान का जो है, ये सर्वस्वंत में किसान के हृदय की चित्कार सुनाई पड़ती है। फिजी में किसानों द्वारा देश छोड़ जाने, अनजाने द्वीपों पर पापी पेट की खातिर जाने की व्यथा का मार्मिक वर्णन। पेट के लिए उनको कहीं से कहीं जाना पड़ा, अपना घर द्वार छोड़ के, कहा फिजी द्वीप पे वहां जाना। तो इस प्रकार भारतीय किसान जो है, उनके जो वास्तविक, उनका जो वास्तविक जीवन है, जीवन की जो पीड़ा है, जीवन की जो यंत्रणा, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जिस पर मैथिली जी ने कलम चलाई। तो संप्रदाय, भाषाभाषी, जाति, एकता, नारी शिक्षा और पुरुष के साथ स्त्री की जो समानता का जो प्रश्न है, गुप्त जी ने अपनी कविता, अपनी रचनाओं में उसका विषय बनाया है। उस प्रसंग पर, उस संदर्भ पर, उस विषय पर उन्होंने लिखा है। तो राष्ट्रीय महत्व जो है, महात्मा गांधी थे, उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि, राष्ट्र कवि की उपाधि। और फिर हम देखेंगे नारी के प्रति दृष्टि, नारी के प्रति दृष्टि, नारी
20वीं शताब्दी के लिए, समाज सुधार के लिए, 19वीं सदी में जो आंदोलन हुआ में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये जो है ये मुख्य थे इस आंदोलन में। राजा राममोहन राय ने सर फिर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। क्या हुआ? हेलो विवेकानंद आवाज नहीं आ रही है सर। राममोहन राय, राजा राममोहन राय, हेलो सुनाई देती है? सर सुनाई दे रहा है लेकिन थोड़ा स्लो है सर। अच्छा अच्छा ठीक है। मैं क्या जैसे लग करते रहा है हैं, दूर से बोल रहे हैं। अरे ये नेटवर्क की समस्या है। अभी अभी सुनाई दे रहे हैं? सर एक हेडफोन ले लीजिए सर, बहुत अच्छा होगा। मेरा भी अरे अभी नेटवर्क सुनाई इशू। देती है? राष्ट्रीय सर आप तो कोशिश कर रहे हैं बोलने की, लेकिन आपका नेटवर्क प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। हाँ हाँ मैं सर सर बहुत जोर से कह रहा हूँ, सर लेकिन नेटवर्क के कारण आप सुन नहीं पाते। अभी सुनाई देती सर है? देखिए, हाँ सर सर ठीक है, सर हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, बोलिए। सर सस्मिता जी आप नहीं, चुप ही होइए। हेलो तुम थोड़ा और सर बढ़ाओ। हाँ सर नहीं आप बोलो। सर बढ़ाएंगे मेरा काम नहीं बात है। करेगा। सर हाँ आप आपका सर आप सस्मिता जी आपका बोल लीजिए। हाँ, बोलो। हाँ? सर आपका वीडियो ऑन कीजिए, फिर आवाज अच्छा आएगा, मुझे पता है। वीडियो तो ऑन है। नहीं नहीं, ऑन नहीं ऑफ है कीजिए, अब आवाज बहुत अच्छे से आएगा। अभी अभी सर हाँ अपना अभी आपका अभी वीडियो ऑफ आवाज कर आई? लीजिए सर, तब आवाज अच्छा आएगा। वो बोल रही है आपका वीडियो बंद कर लीजिए सर। वीडियो तो बंद हो, अभी बंद कर दिया शायद। सर देखिए लेफ्ट से सेकंड वाला, आपके लेफ्ट से सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसको दबा दीजिए, फिर आवाज अच्छा आएगा। ये रेड के पास जो हाँ आपके लेफ्ट के पास वाला जो है। हाँ मैंने दबा दिया तो थ्री लाइन से इस मोबाइल में, यही तो। अभी ठीक है नहीं नहीं सर, रहता। वो लेफ्ट हैंड सर जो रेड वाला है ना, एंड वाला, उसके पास वाला जो कैमरा का ऑप्शन है उसको आप ऑफ कर दीजिए, तब आवाज अच्छा आएगा। सर ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए सर, हम लोग एडजस्ट तो कर ये जो लेंगे। बीच में है हमारा इस मोबाइल में, हाँ मेरा S10 Plus है। मेरा जो ओके, मोबाइल है, इसमें मोबाइल में मैं थोड़ा कम जानता हूँ। अच्छा इसमें अच्छा जो अच्छा। बीच में है जो स्क्वायर साइज ये सिंबल है, और लेफ्ट साइड में है थ्री लाइन्स, और सर राइट एक साइड में वीडियो है। कैमरा का ऑप्शन आ रहा होगा, वो आपको समझ आएगा। देखिए वीडियो कैमरा का ऑप्शन हो होगा। गया सर, आप पढ़ाइए, हम हाँ एडजस्ट आप कर कर लेंगे। दीजिए नहीं सर, नहीं ठीक है। नहीं नहीं, थोड़ा आप लोग सब सुनिए तो मुझे। हमारे कौन है इतना पंडित है। वीडियो 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 में देखो। अभी और क्या? हाँ अब ठीक है सर, आप बोलिए, अब सही है। कैनॉट रिकॉर्ड लिखा गया, कैनॉट रिकॉर्ड वीडियो। सर वी शुड मेक हेलो। एफर्ट टू डू समथिंग बेटर। क्या सर अब हुआ? ठीक है सर, आप बोलिए सर। पढ़ाए तो? हाँ 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 प्लीज सर। प्लीज। हाँ ठीक है। तो नारी के प्रति जो भावना है, नारी के प्रति जो विचार है, जो दृष्टिकोण है, उस पर उन्होंने गौर किया है मैथिली शरण गुप्त ने। तो समाज सुधार के लिए उन्होंने उन पर राजा राममोहन राय, विवेकानंद और दयानंद सरस्वती आदि समाज सुधारकों का प्रभाव पड़ा। स्त्री को उन्होंने डटकर, सामाजिक परिस्थिति को डटकर उन्होंने विरोध किया। क्लियर? इसमें उन्होंने नारी को, जो पहले जो कहा जाता था नारी जो है केवल भोग्या है, दासी है, इसका तीव्र विरोध किया गया। इन कवियों ने राष्ट्रीय नवजागरण के कारण, इसके तहत उन्होंने नारी के प्रति जो दृष्टिकोण था कि नारी केवल भोग्या वस्तु है, नारी पुरुष के समान समान नहीं हो सकती, इसका विरोध किया है खुलेआम। तो इस प्रकार स्वतंत्रता की भावना ने नारी स्वतंत्रता की भावना को बल दिया। तो राष्ट्रीय आंदोलन में नारी भी पुरुष के समकक्ष बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकती है। उनका कहना यह था कि नारी जैसी है वो पुरुष से अच्छी है, अधिक प्रभावपूर्ण है, इसीलिए
पुरुष के समकक्ष नारी है, ये जो भावना है। तो नारी के बारे में उन्होंने अपना विचार, अपना जो दृष्टिकोण है, उसका जो गहरा प्रभाव नारियों पर पड़ा। उनकी जो रचनाएं साकेत, यशोधरा, जैनी, हिडिंबा, ये सब उनके काव्य ग्रंथ थे और उनमें नारी भावना को विस्तार से वर्णन किया गया है। क्लियर? तो मैथिली शरण गुप्त नारी जीवन के प्रति अपार सहानुभूति रखते थे। नारी के प्रति उनका दृष्टिकोण अत्यंत गहरा था, मार्मिक था। तो गुप्त जी के जो स्मरणीय नारी पात्र है, साकेत, यशोधरा, ये जो आदि प्रबंध काव्यों में है, साकेत की जो रचना की जो प्रेरणा गुप्त जी को कविंद्र रविंद्रनाथ के निबंध काव्येर उपेक्षिता और आचार्य द्विवेदी जी के जो लेख थे, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता है, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, यह आपने पढ़ा होगा। तो ये जो उनसे प्रेरणा लेने मिली थी। तो प्रारंभ में साकेत जो था उसका नामकरण उर्मिला विषयक उदासीनता था, फिर उसको बदल कर उन्होंने साकेत रखा। ठीक है? तो इस प्रकार और साकेत को मैथिली शरण गुप्त लिखने के लिए उन्हें 16 वर्ष लगे थे। जो राम कथा पर आधारित जो साकेत है, उनको मैथिली ने यथासंभव राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने के लिए कोशिश की। तो साकेत जो है उसमें उर्मिला के चरित्र को गुप्त ने स्वाभिमानी बताया है, शक्ति रूपिणी बताया है, वीरांगना बताया है। तो इस प्रकार सीता को भी उन्होंने महत्व दिया है। सीता के इन उद्गारों में नारी का जो स्वतंत्र सत्ता है और महत्ता है, तो वो प्रकट होती है। तो आप साकेत का उदाहरण देंगे, बहुत महत्वपूर्ण, यशोधरा, जैथिनी, इन पर आप लिखेंगे, जब मैथिली शरण गुप्त पर आप लिखेंगे। और उनकी जो रचनाओं की जो पंक्तियां हैं साकेत से, या यशोधरा भी आजकल चलती है +3 में, साकेत भी MA में चलती है। उनमें से कुछ उधार करके कुछ पंक्तियां आप ले, जो पंक्तियां आपको अच्छी लगती है और आप आसान लगते याद करने में, कम से कम 2-4 पंक्तियां आप लिखेंगे। अगर याद नहीं रहती तो फास्ट 2 लाइन लिखेंगे, बीच में क्रॉस कर देंगे, ऐसे ऐसे करके 2-3, फिर नीचे की एक पंक्ति लिख देंगे। और बिना अगर पंक्तियां अगर नहीं लिखेंगे तो आपको अंक नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, मैं बोल देता हूँ। ठीक है? तो इस प्रकार साकेत की पंक्तियां और यशोधरा की कुछ पंक्तियां आप, बहुत इजी है, आप याद रख सकते, मुझे लग रहा है कि आप याद रख सकते। तो इस प्रकार मैथिली शरण गुप्त जो है, अरे मेरी आवाज सुनाई देती है? हेलो, हाँ जी सर। सर। जी सर, जी आवाज सर। अच्छा आ रही है। थोड़ा बहुत सुन पाते हैं तो? जी सर, जी सर। नहीं मत करो जी, हाँ करो। मैथिली शरण गुप्त जो है, उन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से भारतीय नवजागरण की भावना उत्पन्न की है। क्लियर? जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी कविता को भारतीय जनजीवन के साथ जोड़ने का प्रयास किया, दरबार से ले आकर भारतीय आम लोगों के साथ उसे जोड़ने का भरपूर प्रयास किया। वैसे मैथिली शरण गुप्त ने नहीं किया। मैथिली शरण गुप्त की जो भारत भारती है, हरिवंश राय बच्चन की जो मधुशाला है, हरिवंश राय बच्चन कौन है जानते हैं? तो जी सर, सभी जानते हैं, सभी जानते हैं। सत्यम जी के पिताजी है। सब जानते हैं, क्योंकि वो अमिताभ के पिता हैं, इसीलिए सब जानते हैं।
पुत्र के नाम से जाते हैं। हाँ, हम मधुशाला जो है इसमें अपनी लोकप्रियता जो है, उसमें बहुत लोकप्रिय। सर आवाज नहीं आ रही आपकी, नेटवर्क इशू है फिर से। हेलो, आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ सर, के फादर। अरे आप सुन पाते हैं? आवाज नहीं आ रही है सर। अभी अभी आवाज गई? हाँ हाँ, अभी आवाज आ रही है। हाँ? अभी आ रही है, कंटिन्यू करो सर। अच्छा ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि भारतेंदु ने हिंदी कविता को भारतीय जनजीवन के साथ जोड़ा, लेकिन मैथिली ने भारत भारती और हरिवंश राय बच्चन की जो है मधुशाला, इनको लोकप्रियता में पीछे छोड़ गई। इनका कारण क्या था? गुप्त जी ने भारतीय जनता को उसकी समग्रता में समझा था, उसका अत्यंत प्रभावशाली ढंग से उन्होंने उसे समझा था। तो इस प्रकार दिनकर या छायावादी जो कवि हैं, महादेवी वर्मा या पंत या प्रसाद, ये सब जो है ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के नेतृत्व लेने वाले प्रगतिशील कवियों में भी ये नहीं मिली। तो नई कविता और उसके बाद आने वाली जो हिंदी कविता है, ये सब इस प्रकार की क्षमता का सर्वथा अभाव इन कविताओं में। तो जनभाषा को साहित्य की भाषा बनाने का जो अभियान है, जो यात्रा है, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आरंभ किया और उसे पूर्णता प्रदान करने में, सफलता प्रदान करने में मैथिली शरण गुप्त का योगदान रहा। ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। जनभाषा को साहित्य की भाषा बनाने के लिए जो प्रयास भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रारंभ किया, उसे पूर्णता प्रदान करने का काम मैथिली शरण गुप्त ने किया। नहीं नहीं, ठीक है तो नहीं ओके ठीक है। लाइट सीधी से लाइट बन, हाँ ठीक है लगा, ठीक है ये गल है। मोटे वो काम करता है। हां ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो जन ये जो जनभाषा को साहित्य की भाषा बनाने के लिए, साहित्य की भाषा को बनाने के लिए जो प्रयास भारतेंदु ने किया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार इस पर जो राष्ट्रीय नवजागरण को व्यापक रूप में फैलाने के लिए जो मैथिली जी या मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग में जो किया था, वो देश की जनता के साथ किया था। मन साहित्य का व्यापक संबंध उन्होंने जोड़ा, स्थापित किया। सबसे पहले उन्होंने भारत भारती के माध्यम से इस देश की पहचान की, भारत भारती के माध्यम से। तो ये जो है गुप्त जी की जो भाषा है, जो काव्य यात्रा है, ये बहुत खूब है। जाने नहीं जो पटोला
इस प्रकार राष्ट्रीय नवजागरण पर, उसकी अभिव्यक्ति पर जो मैथिली शरण गुप्त पर प्रश्न पूछा जाएगा, उसको आप उसकी जो काव्य रचनाएं है हिंदी काव्य जगत में, उनका जो हिंदी काव्य जगत के लिए उनका जो योगदान है वो महत्वपूर्ण है। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में मैंने कहा, कैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताओं का योगदान रहा, वैसे मैथिली शरण गुप्त की कविताओं का जो योगदान है, जो महत्व है, उन पर आप दोनों के बारे में एक नोट बना दे, दोनों के बारे में आइदर और। भारतेंदु को पूरी अच्छी तरह पढ़ लीजिए, मैंने अगर सिलेक्ट करेंगे, चयन करेंगे तो फिर, नहीं तो मैथिली जी को बढ़िया से पढ़ लीजिए। निश्चित रूप से आप दोनों में से एक प्रश्न पढ़े, और दोनों आप अगर पढ़ लेते तो और बढ़िया। हाँ, इसके साथ आप अगर भारतेंदु पर लिखते हैं या मैथिली जी पर प्रश्न उत्तर, आप सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ जी सर सुन पा रहे हैं। अगर आप प्रश्न का उत्तर लिखते हैं मैथिली पर या भारतेंदु पर, तब उनके साथ आप उनकी काव्य भाषा और शिल्प पर अवश्य लिखें। कभी कभी टिप्पणी के प्रश्न पूछे जाते हैं काव्य भाषा पर, काव्य शिल्प पर। अगर नहीं भी पूछा जाता है तो भी आप दीर्घमूलक प्रश्न में आप उनके बारे में लिखें, उनका योगदान बताएं, उनके महत्व के बारे में लिखें, उनकी कविताओं के बारे में लिखें, और भारतेंदु की काव्य भाषा और शिल्प पर आप लिखें। ये जो है उनकी कविता की जो भाषा थी पहले, वो ब्रज भाषा थी। भारतेंदु की काव्य भाषा जो थी पहले, वो ब्रज भाषा थी, जिसकी 300-400 वर्ष की एक समृद्ध परंपरा है। 400 वर्ष की एक परंपरा जो है वो बहुत ही समृद्ध परंपरा है, उन्हें विरासत में प्राप्त हुई। सूरदास, घनानंद, बिहारी जैसे प्रवीण ब्रज भाषा के विशिष्ट कवि माने जाते हैं। उसके बाद हिंदी खड़ी बोली गद्य की क्षीण परंपरा भी मध्यकाल से चली आई। तो ये जो है ईसाई मिशनरियों, लेखक चतुष्टय, लल्लूलाल, सदल मिश्र, ईसाला खां, सदा शुक्लाल, इन चारों को आप याद रखेंगे। याद रखिए, ये जो चतुष्टय कवि है, ये जो चतुष्टय लेखक हैं खड़ी बोली गद्य के, उनके नाम जो है लल्लूलाल, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां और सदा शुक्ला, ये चतुष्टय लेखक कहे जाते हैं। इनके नाम आप अवश्य याद रखें। और राजा शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह, ये जो राजा है, इनके माध्यम से एक नई शक्ति, एक नई विचारधारा उन्हें। आरंभ में उर्दू भाषा जो है हिंदी खड़ी बोली की ही अरबी फारसी मिश्रित भाषा थी, एक शैली है। हिंदी और उर्दू दोनों भाषाएं, एक भाषा की दो शैलियां हैं, एक भाषा की दो शैलियां है। तो ये जो है अरबी फारसी मिश्रित एक शैली। रानी केतकी की कहानी 1803 में जो लिखी गई थी, रानी केतकी की कहानी, इसमें इंसा अल्लाह खां हिंदी छूट दूसरी भाषा पूट न देने की नीति पर चले। हिंदी जो है और उर्दू जो है, इसका विवाद चलने वाले, उठाने वाले जो शिव प्रसाद सितारे थे, ये राजा लक्ष्मण सिंह थे। अरबी फारसी मिश्रित उर्दू का पक्ष लिया और दूसरे ने संस्कृत का तत्सम शब्दों का मिश्रित। जब विभाजन हुआ तब उर्दू भाषा जुड़ गई मुसलमानों के साथ और हिंदी भाषा जुड़ गई हिंदुओं के साथ। तो ये जो उर्दू हिंदी का जो भाषा विवाद चल पड़ा, आज तक भी वो भाषा का विवाद चल रहा। तो ये जो अरबी फारसी संस्कृत के चक्कर है, उसमें बोलचाल की जो आम फहमी भाषा को अपना आदर्श बनाया।
आम फहमी भाषा, आम बोलचाल की जो भाषा है? तो मेरा ये कहना है भारतेंदु की जो ब्रजभाषा विशेषता, जो परंपरा है, इस पर रामचंद्र शुक्ल, बहुत बड़े समालोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया है, उन्होंने लिखा हिंदी भाषा का जैसे परिष्कार किया है, परिवर्धन किया है, वैसे उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी उन्होंने किया है भारतेंदु। और बहुत से शब्द जिन्हें बोलचाल के उठे कई 100 वर्ष हो गए हो, कवितों में, सवैयों में बदलाए लाए जाते, इसके कारण कविता जनसाधारण की भाषा से दूर होती है। इसलिए रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बहुत बुरी हद तक भाषा दोषयुक्त हो गई। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार से बताया जाता है, भाषा शैली पर उनकी भी समीक्षा होती है, आलोचना होती है। तो ब्रज भाषा को काव्य भाषा के रूप में भारतेंदु ने नए नए विषयों का, नए नए विचारों का, जन इच्छाओं का वाहक बनाया। जो अप्रचलित शब्द हैं उनको तिलांजलि उन्होंने दी, उनको छोड़ दिया, त्याग दिया, और उसे सरल, बोधगम्य, सुगम शब्द का उसके बदले में उन्होंने प्रयोग किया। भाषा की जो संज्ञात्मक स्वच्छंदता तो थी, जो व्यवहारिकता थी, उसमें मुहावरे, लोकोक्तियों की जो प्रासंगिकता की दृष्टि से उनको ओझल कर दिया गया, ताकि साधारण लोग समझ सके। तो इस प्रकार पद्य भाषा में भी ब्रज भाषा भारतेंदु को बहुत सहज, सरल, प्रिय लगती है। ब्रज के अलावा उर्दू में भी उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। फिर भी गजलें, उर्दू में गजलें भी लिखने का काम भी भारतेंदु ने किया। तो इस प्रकार भाषा जो है, भाषा में शब्दों का जो प्रयोग होता है उसका प्रभाव बहुत रहता है। इसीलिए शब्द संयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विशिष्ट वास्तविकता हमारे सामने उद्घाटित होती है। भारतेंदु की जो खड़ी बोली कविताएं हैं, खड़ी बोली कोई भाषा नहीं है, खड़ी बोली कोई भाषा नहीं है, खड़ी बोली आजकल साहित्यिक भाषा बन, क्लियर। तो ये जो है खड़ी बोली की कविताएं जितनी है, उनमें वो ब्रज की जो केंचुल था, केंचुल को छोड़कर एक नवीन रूप उन्होंने धारण किया। अपने नाटकों में खड़ी बोली की कविताएं हुई लिखते थे। तो इस प्रकार खड़ी बोली भाषा को, पद्य की ब्रज भाषा, ये सब भारतेंदु को भी निश्चय खलने लगी। तो इस प्रकार खड़ी बोली में कविता लिखने की जो शुरुआत वे नहीं कर रहे, बल्कि खड़ी बोली की उर्दू शैली और दक्षिणी शैली में कविताएं उनसे पहले भी लिखी जाती है। तो खड़ी बोली काव्य में प्राचीन कीर्तनों के मिलने की बात भारतेंदु ने द्विभाषा शीर्षक निबंध में उन्होंने बताया। हिंदी भाषा उन्होंने जो रचना की है उसके शीर्षक में उन्होंने बताया। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त, उनकी काव्य भाषा और काव्य शिल्प। आप भारतेंदु हरिश्चंद्र पर जब प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तब उनकी काव्य भाषा और काव्य शिल्प पर, ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 1-2 पैराग्राफ, 2 अनुच्छेद में हो जाए। और मैथिली शरण गुप्त पर अगर प्रश्न आप लिखते हैं, उत्तर लिखते हैं, तो आप उनके काव्य शिल्प पर, उनकी काव्य भाषा पर आप लेखनी चलाए अपनी। तो मैथिली शरण गुप्त जो है
ये जो मैथिली जी है, मैथिली शरणगुप्त की जो भाषा शैली है, हाँ, ब्रजभाषा के सरकारों के साथ साहित्य क्षेत्र में वे आए और ब्रजभाषा की रचनाएं शीघ्र ही महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में भी आए, मैंने बताया था, और वे खड़ी बोली में काव्य रचना करते हैं मैथिली। तो दरअसल जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो पत्रिका है सरस्वती पत्रिका का संपादन करना खड़ी बोली काव्य भाषा की स्थापना की दिशा में एक निर्णायक कदम है। पत्रिका जो है सरस्वती पत्रिका, उसमें खड़ी बोली में ब्रज भाषा के बदले खड़ी बोली की भाषा में रचना जो मैथिली शरणगुप्त ने की। तो इस प्रकार नए कवियों का एक ऐसा संगठन हुआ, मिल गए, उनके निर्देशानुसार खड़ी बोली में काव्य रचना करने के लिए कवि उत्सुक रहे और कविता में सुधार आया। तो द्विवेदी जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने स्वयं ब्रजभाषा से काव्य रचना की शुरुआत। पहले सब ब्रजभाषा में ही लिखा करते थे, लेकिन शीघ्र ही वे स्वयं खड़ी बोली में लिखने लगे। पहले ब्रजभाषा में लिखा करते थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, और उसके बाद फिर वे खड़ी बोली में लिखने लगे पत्रिका। शुक्ल ने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि सरस्वती के संपादन के समय उनकी जो प्रेरणा से बहुत नए कवि, नए लोग खड़ी बोली में कविता करने लगे। कविता लिखने लगे नहीं, कविता करने लगे। हिंदी में, हिंदी का जो स्वभाव है, भाषण किया जाता है, अब बोल देते भाषण कहा जाता है, बोला जाता है, भाषण कहा किया जाता है। वैसे कविता लिखी नहीं जाती, कविता की जाती है। ये जो है आजकल आप लोग लिख देते हैं, ध्यान नहीं देते। तो ये जो कविताओं की जो भाषा है, ये सरस्वती में भी देखा गया। तो धीरे धीरे बहुत से कवियों की भाषा स्पष्ट हो गई, साफ हो गई, परिष्कृत हो गई, और कविता खड़ी बोली में बड़े बड़े अच्छे उत्तम कवियों, आधुनिक कवियों से, जैसे भारत भारत की मैथिली जी की जो पंक्तियां हैं, उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है। उन्नति तथा अवनति प्रकृति का एक नियम अखंड है, अखंड है। चढ़ता प्रथम जो व्योम में, गिरता वही मास्टर है। चढ़ता प्रथम जो व्योम में, गिरता वही मास्टर है। अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कथा। अवनति ही कह रही हमारी उन्नति कथा। उत्थान ही जिसका नहीं, उसका पतन ही क्या। क्या अगर उत्थान नहीं है तो पतन कैसे। तो इन पंक्तियों में किस प्रकार वाक्य में जो बिंब है, योजना जो है, जो प्रतीक है, जो लक्षणा है, ये सब काव्य के अनुकूल है, काव्य भाषा के अनुकूल है। तो इस प्रकार मैथिली शरणगुप्त की जो कविता है, उनकी जो भाषा, काव्य भाषा जो है, ये काव्य भाषा रचना है। ये सब आपको याद रखना होगा। तो ये जो काव्य भाषा भारतेंदु और मैथिली शरणगुप्त की जो काव्य भाषा, इसमें जो संबंध है, इसमें चेतना का संबंध है, प्रकृति का गहरा संबंध है। तो इसमें द्वंद्व है, इसमें तुलना है। भारतेंदु ने द्वंद्व झेला है और मैथिली शरणगुप्त ने उतना नहीं झेला है। भारतेंदु को भाषा से लेकर काव्य रूप तक स्वयं मार्ग को ढूंढना पड़ा,
भारतेंदु हरिश्चंद्र को काव्य को ढूंढते ढूंढते, भाषा को ढूंढते ढूंढते जनमानस तक उनको पहुंचाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। काफी मार्ग उन्हें ढूंढना पड़ा। जबकि मैथिली गुप्त को महाबली प्रसाद द्विवेदी या किसी अन्य व्यक्ति के निर्देश पर या फिर लोक निर्देश से प्रभावित होकर अपनी काव्य मात्रा के यात्रा के मार्ग पर आगे बढ़े। तो उन्होंने जितनी कठिनाइयों का सामना किया था, भारतेंदु ने उतनी कठिनाइयों का सामना मैथिली जी को करना नहीं पड़ा। हाँ, जो पिता होते हैं, जो आप लोगों के लिए घर बनाते हैं, जमीन खरीदते हैं, सब काम आपका करते हैं, वे जितनी कठिनाइयों का सामना करते हैं, आप उतने कठिनाइयों का आजकल जो काम होता है, माता पिता सब कुछ करके बच्चों के लिए छोड़ दे, उनको कुछ करना नहीं पड़ता। वैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कठिनाइयों का जिन कठिनाइयों का सामना किया, वैसी कठिनाइयों का सामना इन्होंने नहीं किया। तो ये ब्रजभाषा का जो सहारा लेकर भारतेंदु परंपरागत पदों पर गीतों की रचना से वे संतुष्ट नहीं होते, तो वे कजली, विरहा, लावनी, ये जो है ठुमरी, ये जो है हमारे गीतों का सहारा लेते हैं। तो भाषा में ब्रज भाषा और ये खड़ी बोली जो है हिंदी में, ये संतुष्ट नहीं होते, तो अरबी, फारसी, अंग्रेजी, बंगाली, उड़िया, गुजराती, ये आदि का सहारा भी लेने। तो ये जो है इस प्रकार ये खड़ी बोली, खड़ी बोली काव्य की जिस परंपरा का सूत्रपात आधुनिक युग में हुआ है, खड़ी बोली क्या जो सूत्रपात हुआ काव्य का, वो आधुनिक युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही किया। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्विवेदी जब आए, वे आकर एक समर्थ काव्य भाषा बनाने का प्रयास किया। संपूर्ण द्विवेदी युग के अन्य कवियों के बावजूद द्विवेदी युग में जितने सारे कवि थे, उनके बावजूद मैथिली शरण गुप्त अकेले ऐसे कवि हैं, अकेले ऐसे धुरंधर कवि हैं, राष्ट्र कवि हैं, जिन्होंने खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में स्थापित करने में सफल हुए। मेरा ये कहना है, गुप्त के जैसे, मैथिली शरण गुप्त के जैसे खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के जैसे दूसरा कवि कोई नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो मेरा ये कहना है, तो ये उन्होंने महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्य किया है मैथिली शरण गुप्त ने। भारत भारती या अन्य ऐसी कई रचनाएं कलात्मक स्तर पर चाहे ऊंची ना रही हो, परंतु पाठकों के बीच उनका जो स्थान है वह अब तक बना रहा है। ब्रजभाषा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग के बाद हाशिए पर थी, अब वो एक मुक्त रूप में काव्य की दुनिया से निकल गई। तो काव्य भाषा के निर्माण में, काव्य भाषा की प्रतिष्ठा में जो परिश्रम भारतेंदु ने किया था, जो प्रयास उन्हें करना पड़ा था, उससे गुप्त जी का पाला नहीं पड़ा। इसलिए दोनों की काव्य भाषा की जो प्रकृति है, मैथिली की और भारतेंदु की जो काव्य भाषा की जो प्रकृति है, उसमें
हम अंतर देखते हैं, और वो अंतर क्या है? वो अंतर है ब्रजभाषा बनाम खड़ी बोली। ब्रजभाषा बनाम खड़ी बोली, यानी हिंदी बनाम उर्दू, हिंदी बनाम उर्दू के मध्य, हिंदी बनाम उर्दू के जो मध्य है, सीमित ना होकर काव्य भाषा की प्रकृति पर यह आधारित। तो ब्रज भाषा के पारंपरिक स्वरूप जो है, उस स्वरूप को जैसे भारतेंदु ने बदला, भारतेंदु ने जैसे बदल दिया था, हिंदी खड़ी बोली का जिस तरह उपयोग उन्होंने किया, उसके पीछे बहुत सारी चुनौतियां हैं। लेकिन इन चुनौतियों का सामना मैथिली जी ने नहीं किया, मैथिली जी को करना नहीं पड़ा। मैथिली जन गुप्त जी ने जैसे अपनी चेतना के लिए निर्द्वंद रहे, वैसे भाषा के क्षेत्र में भी वे रहे। तो काव्य भाषा और अभिव्यक्ति, काव्याभिव्यक्ति और काव्य भाषा और काव्य शिल्प, दोनों के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को कठिन संघर्ष करना पड़ा, मैथिली जी को बहुत कम। तो इस प्रकार काव्य शैली पर जो प्रश्न, काव्य शिल्प पर जो प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा, आप अगर टिप्पणी के जैसे टिप्पणी पर प्रश्न दे दिए जाते हैं, मैथिली जी की काव्य भाषा, काव्य शिल्प या भारतेंदु की, तो आप टिप्पणी में आप अंक के अनुसार आप एक पृष्ठ लिखेंगे। मान लीजिए 8 नंबर का प्रश्न है या 5 नंबर का है या 10 नंबर का है, आप एक पृष्ठ लिखेंगे। लेकिन अगर दीर्घ मूलक प्रश्न है 16 नंबर का, तो फिर आप क्या करेंगे? आप इसको दीर्घ मूलक उत्तर में जब लिखेंगे, उसमें नीचे भाषा शिल्प पर, काव्य शिल्प पर लिखेंगे, ज्यादा नहीं, एक अनुच्छेद, एक पैराग्राफ। तो क्या होगा? इससे परीक्षकों पर प्रभाव पड़ेगा। परीक्षकों को मालूम पड़ेगा कि आप मैथिली जी की काव्य भाषा, मैथिली जी का काव्य शिल्प, भारतेंदु की काव्य भाषा, भारतेंदु का काव्य शिल्प पर आपको ज्ञान है, आपका ज्ञान है, आप जानते हैं। इसलिए किसी भी कठिन प्रश्न आएगा, कोई भी दीर्घ प्रश्न आता है, पूछा जाता है, उसमें आप एक अनुच्छेद कम से कम भाषा शिल्प पर लिखें। और कभी वेरी रेयरली पूछ दिए जाते हैं कि दोनों की तुलनात्मक भाषा शैली, मैथिली और भारतेंदु की काव्य भाषा की तुलना कीजिए, उनके अंतर के बारे में अंतर प्रकाश डालिए। और नहीं तो काव्य शिल्प की दृष्टि से मैथिली जी की विशेषताएं, काव्य भाषा की दृष्टि से भारतेंदु की विशेषताएं, आप केवल ज्यादा नहीं, एक अनुच्छेद 10 वाक्य, उनकी काव्य प्रमुख विशेषताएं क्या है भारतेंदु की, और मैथिली जी की काव्यगत विशेषताएं क्या है, भाषा की दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि से उनकी जो प्रमुख विशेषता है, बुलेट पॉइंट करके 10 वाक्य आप लिख छोड़ दीजिए, आपको नंबर अधिक मिलेगा। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अभी थोड़ा समय है, लेकिन पाठ तो खत्म हो गया है, फिर कल हम पढ़ाएंगे, और थोड़ा 10 मिनट है। पानी पियो, पानी थोड़ा पिलाओ, पानी का बची होगी, घंटा पड़ेगा कुछ समय। तो मेरा ये कहना है मेरे विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं परीक्षा में, आप उसके लिए एक 3-4 पृष्ठ पर आधारित एक नोट बनाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र पर और एक मैथिली शरण गुप्त पर।
और दोनों के साथ एक भाषा शीट पर आप नोट करेंगे, ताकि क्या होगा, कोई भी प्रश्न आता है और एक को बढ़िया से याद रखिए, एक को बहुत अच्छी तरह आप याद रख लीजिए, क्योंकि दोनों पर प्रश्न नहीं पूछे जाते, इधर और भारतीय पर कभी पूछे जाते हैं, कभी मैथिली जी पर पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। फिर कल की कक्षा में हम लोग मिलते हैं। ओके। हाँ सर, थैंक यू। अच्छा और कोई सुनो, ये आप ग्रुप में भेज दीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है, मेरा जो नंबर है इसको आप नोट कर दीजिए, व्हाट्सएप का नंबर। कोई समस्या होगी, कोई दिक्कत होगी समझने में, जानने में, कोई शंका अगर रहती है आपके दिमाग में, तो आप व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। मेरा सर आप नंबर जो है नंबर दीजिए। मैं बोल देता हूँ, 94 94 391 391। 94 391 हाँ सर। 97 97566 94391 97566। थैंक यू सर। 94391 97566। ओके। आप हो गया, ये व्हाट्सएप का नंबर है मेरा। और एक नंबर है 832, हेलो, हाँ सर, जी 832 ट्रिपल एट 888। 5 हाँ डबल सर, 9 नाइन 599। सर फिर से बोलिए। 832 832 888 599। 1 5 डबल ओके नाइन सर। वन ओके। हाँ सर। आप बेवजह मुझे फोन ना करें। आप जब फोन करेंगे, अगर मैं उठाता हूँ 4 रिंग में मैं उठा दूंगा, अगर नहीं करता सर हूँ तो मैं सुनाई कॉल नहीं बैक दिया। करूंगा। सुनिए, मैं कॉल बैक करूंगा, आप मुझे बता देंगे मैं इग्नू की छात्रा हूँ या इग्नू का छात्र हूँ, तो मैं जान जाऊंगा, ठीक है। ओके। सर कॉल का अभी नंबर फिर अभी से दीजिए सर, कॉल का नंबर फिर 83। से कौन सा दीजिए। नंबर? मैं एट कौन सा? मैसेज कर देता हूँ। 83 एट नाइन थ्री फोर थ्री नाइन 888 वन 82 83 888 5 डबल 9 1 5 डबल डबल 9 1 नाइन वन 832। 83। थैंक यू सर। ओके, खुश रहिए। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जगन्नाथ सर। का जय नाम लीजिए। जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ। जगन्नाथ सर। जगन्नाथ का जय नाम जगन्नाथ। लीजिए। जय जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। बड़ा जय ठनी। परिश्रम कीजिए, परिश्रम से कुछ नहीं होगा। जी सर। ओके, मैं रहता हूँ। जी सर। जी ओके। सर। हेलो। सर रेड जो रेड बटन है ना, उसको क्लिक कर दो, हो जाएगा। ओके ओके, आप उत्साह हैं सर। लेफ्ट साइड में। अपन पाटिल बसू। अपन सर रेड साइड में, लेफ्ट साइड में एक रेड बटन है, उसको हाँ, हाँ, नहीं नीचे लेफ्ट राइट। समझते लेफ्ट हैंड में,